अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं स्टोरी नाइट विद मोहम्मद बिलाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, मगर जब शैतान ने इब्लीस ने अल्लाह ताला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया तो उसने इंसानों के साथ साथ जिन्नात को भी बहकाना शुरू कर दिया। और इसलिए तब से लेके आज तक अल्लाह ताला के बनाए हुए यही महलूक अल्लाह ताला के हुक्म को जुटलाती है और इंसानों को अल्लाह के राह पे चलने से भटकाती है। और आज हम इसी बारे में एक हमें ऑडियो क्लिप आया है जिन मोहतरमा ने हमें अपनी स्टोरी सेंड की है। आज हम उसी बारे में मैं आपको वही क्लिप सुनाऊंगा और उम्मीद करता हूँ आपको वो पसंद आएगा। स्टोरी पे जाने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें। मेरे स्टोरी पे जाने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट में दें। शुक्रिया। मैं सारा हुसैन बात कर रही हूँ सऊदी अरब से। मेरा जो ननिहाल है बेसिकली वो वैसे ईरान से है, बट उन मेरे मामू मेरी खाला सबकी जो शादियाँ हुई हैं वो सब पाकिस्तानियों में हुई हैं। तो यहाँ पे मदीना में मेरे ननिहाल की रिहाइश थी। मदीना में सब रहते थे, मेरे नाना नानी मेरे मामू लोग। तो मेरे 3 मामू हैं माशाल्लाह से। एक मामू जो हैं वो फैमिली से अलग रहते हैं, लाइक नाना नानी से अलग रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और 2 मामू मेरे नाना नानी के साथ रहते हैं। ये बात तब की है जब सऊदी अरब में नया नया टैक्स लगा था फैमिलीज़ के ऊपर, और काफ़ी सारी फैमिलीज़ जो हैं वो मूव कर गई थी पाकिस्तान और अपने अपने कंट्रीज़, बिकॉज़ फैमिलीज़ जो फैमिली वाले यहाँ पे मर्द हजरात थे वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो सब ने प्लान किया कि वो लोग वापस अपनी कंट्रीज़ में मूव कर जाएंगे। तो इसी तरह जो मेरे नाना नानी के साथ जो 2 मामू रहते थे उनमें से एक जो मेरे बड़े मामू हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि उनको भी पाकिस्तान मूव करना है, बिकॉज़ बच्चों की स्टडीज़ भी आगे कंटिन्यू करनी है और उसके बाद उनका बिज़नेस वगैरह भी था वहाँ पे कराची में। तो इस सिलसिले में उन्होंने अपना प्लान बना लिया कि उनको मूव करना है। उसी के साथ साथ मेरे नाना नानी ने भी ये डिसाइड किया कि वो भी यहाँ से अपना इकामा वगैरह ख़त्म करके पाकिस्तान मूव कर जाएंगे मामू के साथ, और उम्रा के लिए वो विज़िट वीज़ा पे विज़िट किया करेंगे यहाँ पे। तो जो मेरे छोटे मामू थे उस टाइम काफ़ी अच्छी एक जॉब कर रहे थे यहाँ पे, तो उनको इतना कोई मसला नहीं आया। उनकी एक बेटी थी सिर्फ छोटी 9 से 10 महीने की, उसका नाम वर्द है। तो मामू ने कहा कि अभी जब तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और जब तक अभी बच्ची छोटी है, उसकी स्टडीज़ वगैरह का भी इशू नहीं है, तो मैं यहीं पे अपनी जॉब कंटिन्यू करूँगा, उसके बाद देखेंगे। तो मेरे मामू और नाना नानी लोग मूव कर गए पाकिस्तान। उसके बाद मेरे मामू ने डिसाइड किया कि उनको वो घर छोड़ना है, क्योंकि वो उनके हिसाब से काफ़ी बड़ा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनको किसी छोटे घर में मूव करना है, बिकॉज़ उनको इतने बड़े घर की अभी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने घर देखना शुरू कर दिया अपने ऑफ़िस के आसपास। तो यहाँ मदीना में एक एरिया है, उसका नाम अबू मरखा है। वो उस टाइम पे वो एरिया ऐसा था कि वो बिल्कुल नया नया बन रहा था, वहाँ पे इतनी कोई ख़ास आबादी नहीं थी। वो एरिया आपको पड़ता था जब आप मदीना में एंटर होते हो बाय रोड, तो वो पहला एरिया था जो आपको वहाँ पे मिलता था। तो वहाँ पे कुछ ऑफिसेज़ थे और कुछ रिहाइशें थीं, सिर्फ़ उन फैमिलीज़ की जिनके ऑफिसेज़ थे वहाँ पे। तो मामू का ऑफिस भी वहीं पे था, तो मामू ने उसी जगह पे एक घर देखा। घर नहीं था बेसिकली, वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स थी जो मुकम्मल तौर पे आबाद नहीं थी। कुछ बिल्डिंग्स में फैमिलीज़ थी, कुछ खाली पड़ी हुई थी अभी। तो जिस बिल्डिंग में मामू को घर मिला वो 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी और ऊपर एक छत थी। तो मामू को 3rd फ्लोर पे एक अपार्टमेंट मिला, और 3rd फ्लोर पे सामने वाला जो अपार्टमेंट था वहाँ पे भी एक फैमिली रहती थी इजिप्शियन। उनके कोई बच्चे नहीं थे, सिर्फ मियाँ और बीवी 2 लोग थे वो। तो मेरे मामू वहाँ पे शिफ्ट हो गए और वो पूरा एरिया बहुत सुनसान था। गिने चुने लोग थे वहाँ पे, कोई बच्चा नहीं था, कोई शोर नहीं होता था पूरा दिन। तो उसी दौरान मेरी जो मामी है उन्होंने अपना दूसरा बेबी एक्सपेक्ट करी थी वो, और अनफॉर्चुनेटली वो
मिसकैरेज हो गया, अल्लाह को मंजूर नहीं था। तो मेरी मामी जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गई, बट उसी दौरान उनकी तबीयत कुछ इस तरह ख़राब हो गई कि उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। तो पीछे जो है वो मेरे मामू काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनकी जॉब प्लस उनकी छोटी बेटी जो सिर्फ 9-10 महीने की थी। तो मामू ने मेरी अम्मी को कॉल की कि बाजी आप लोग आ जाएं कुछ दिनों के लिए, जब तक उनकी मिसेस हॉस्पिटल में है आप आके यहाँ पे रह लें, ताकि मैं अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकूँ और वर्दा को पीछे कोई देखने वाला हो। तो हम लोग अम्मी के साथ सब मदीना चले गए मामू के घर, और कुछ दिन मामी हॉस्पिटल में रहीं और हम लोग भी वहीं पे रहे। और जब मामी थोड़ी बेहतर हो गई और उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया तो वो घर आ गई। उसके बाद हम लोग कुछ दिन वहाँ पे रहे, और उसके बाद मेरी अम्मी ने प्लान किया कि अब हम लोगों को वापस चलना चाहिए रियाद। तो मेरे मामू ने मेरी अम्मी से रिक्वेस्ट की कि आप किसी भी एक बच्ची को यहाँ पे छोड़ जाएं, बिकॉज़ अभी भी उनकी मिसेस की तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि वो वर्दा को लुक आफ्टर कर सकें, बिकॉज़ 9-10 महीने का बच्चा अटेंशन मांगता है। उस टाइम उसको शैतानी करने वाली उम्र होती है उसकी। तो उनकी मिसेस इतना नहीं कर पा रही, अभी काफ़ी वीक है वो। तो अगर पॉसिबल हो तो कोई एक बच्ची जो है यहाँ पे छोड़ जाए। तो मैं उस टाइम अपनी टीनेज में थी और काफ़ी एक्साइटेड थी कि हाँ चलो मुझे कुछ दिन यहाँ पे रहने को मिल जाएगा और मैं अकेली रहूँगी। मामी तो वैसे भी बीमार हैं, वो उनका कोई इतना ख़ास होगा नहीं मेरी तरफ अटेंशन वगैरह। तो मैं बस यहीं पे रह जाऊँ किसी भी तरह करके। मैंने अम्मी को फोर्स किया कि मुझे यहाँ पे छोड़ जाए, मैं वर्दा का ख्याल रखूँगी, मैं मामी का ख्याल रखूँगी। तो मेरी अम्मी मान गई कि ठीक है सारा आप लोगों के साथ रह लेगी जब तक ज़रूरत है। उसके बाद जब मामी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तो सारा जो है वो वापस आ जाएगी हमारे घर। तो मैं खुशी खुशी वहाँ पे ही रुक गई और मेरे अम्मी लोग सब चले गए। कुछ दिन तक मामू की भी रूटीन सेट हो गई, और हम लोगों की रूटीन, मेरी बेसिकली रूटीन यही होती थी कि कुछ दिन जब तक मेरी मामी बिल्कुल फिट नहीं हुई तब तक तो मैं दिन में जागती थी। मेरी सोने जागने की रूटीन बिल्कुल ठीक थी। मैं वर्दा को देखती थी, उसका ख्याल रखती थी, और मामी के खाने पीने का, घर की सफाई, सारा कुछ कर रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मामी ने रिकवर कर लिया एंड वो बिल्कुल ठीक हो गई, वो अपनी बेटी को भी देख रही थी, घर को भी देख रही थी, तो उसके बाद मेरी रूटीन ख़राब होना शुरू हो गई। बिकॉज़ मेरी रूटीन ये थी कि मैं पूरी रात बैठ के PS पे गेम खेलती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, और फिर मैं पूरा दिन सोती थी। मेरी ये रूटीन थी वहाँ पे। तो मामी मेरी अक्सर हंसा भी करती थी कि तुम्हारी माँ यहाँ पे मेरे लिए तुम्हें छोड़ के गई है एंड मैं यहाँ पे तुम्हारी कर रही हूँ बजाय इसके कि तुम मेरी खिदमत करो। तो मेरी रूटीन वो ख़राब, बस रात को जागना, मगरिब इशा में जाग जाना, फिर उसके बाद पूरी रात जागना, फिर अगले दिन जो है ना दोपहर तक सो जाना। फिर उसके बाद हम लोगों की रूटीन में एक चीज़ ये ऐड होगी कि हम लोग नीचे जाया करते थे बकाला सुपरमार्केट। तो मुझे बिकॉज़ रात को जागना होता था तो मुझे अपनी खाने पीने की चीज़ें लेनी होती थी। तो हम लोग रात को बाय वॉक जाया करते थे बकाले पे, जो 6 to 7 मिनट्स की वॉक थी हमारी बिल्डिंग से बकाले तक की। बट एक चीज़ वहाँ पे बुरी ये थी कि वहाँ पे एक तो रोड नहीं बने हुए थे और हम लोगों को वो टेढ़े मेढ़े पत्थरों के ऊपर चल के जाना पड़ता था, और दूसरा ये कि वहाँ पे लाइट भी नहीं थी। हम लोग अपनी बिल्डिंग से निकलते थे तो उस बिल्डिंग की रोशनी से लेके जो सुपरमार्केट जो वहाँ पे थी हमारे घर के पास, हम लोगों को बीच में बस वही नज़र आता था कि वो दूर एक जो लाइट नज़र आ रही है वहाँ पे हमें अंधेरे में चल के जाना है, और वो मार्केट है वहाँ से हमें फिर अपनी बिल्डिंग की लाइट को देख के हमें इधर चल के आना है। तो ये मतलब हिसाब था बीच में चल के जाने का। 6-7 मिनट आप बिल्कुल अंधेरे में चलते हुए जाते थे बिल्कुल स्ट्रेट। तो हम लोग वर्दा को भी उठा लेते थे। अब वर्दा का ये सीन था कि हम उसकी वॉकर नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि रोड नहीं था। तो हम वर्दा को उठा लेते थे, कभी मैं उठाती थी, कभी मेरी मामी उठाती थी। तो कभी हम लोग उसको बीच में खड़ा करके, एक तरफ से मेरी मामी हाथ पकड़ती थी उसका, एक तरफ से मैं हाथ पकड़ती थी। हम उसको उठा के चला के उसकी प्रैक्टिस भी करा रहे होते थे, हम उसको चला के लेके जाते थे बकाले तक। फिर वापसी में थोड़ा बहुत उठा लिया, और क्योंकि फिर हमारे हाथ में शॉपर्स भी होते थे तो हम फिर वहीं सीन करते थे कि वर्दा को जो ना हम बीच में खड़ा करके उसको चला के वापस लेके आते थे। अब जो है कहानी यहाँ से शुरू होती है
कि एक दिन ऐसे ही हम लोग इशा की नमाज़ के बाद निकले वहाँ से, अपने घर से, अपनी बिल्डिंग से बकाले की तरफ चल के गए और बकाले से सामान लिया खाने पीने का। और वापस आते हुए वही हमारे हाथ में शॉपर्स वगैरह थे। हमने वर्दा को बीच में खड़ा किया, एक मैंने वर्दा का हाथ पकड़ा, एक उसकी अम्मी ने पकड़ा। तो जो वो 6-7 मिनट की वॉक थी, काफ़ी अनयूजुअल हरकतें कर रही थी वर्दा, कि वो बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी, जिसकी वजह से वो बैलेंस चल नहीं पा रही थी, वो गिर रही थी। जैसे बच्चों की अटेंशन होती है किसी और तरफ और वो आगे चलते जाते हैं तो वो गिर जाते हैं। तो वर्दा इसी तरह बार बार जो है ना अपनी गर्दन पीछे मोड़ के देख रही है, जैसे उसको कोई ऐसी कोई अटेंशन वाली चीज़ उसको दिख रही हो, या कुछ कुछ ऐसा था जो बहुत अनयूजुअल था। और मुझे इसलिए अजीब लगा था क्योंकि उस 6 से 7 मिनट की वॉक पे वर्दा कोई 10 से 12 दफ़ा गिरी है उन्हीं पत्थरों पे, बस इसी चक्कर में कि वो पीछे देख रही थी। तो हम लोग चलते चलते घर आ गए। वो रात गुजर गई हमारी खैर खैरियत से। अगले दिन भी सुकून से गुजर गया। 2 रातें गुजरी हमारी, और तीसरी रात जो है मेरे मामू घर पे नहीं थे। वो मोस्टली घर पे होते भी नहीं थे। उनको फॉर अ वीक और 2 उनको यम्बो जाना पड़ता था, जो मदीना से 120 समथिंग किलोमीटर्स है। तो अपनी जॉब के सिलसिले में वो ज़्यादातर उधर जाया करते थे, और 2-2 3-3 दिन जो है वो घर पे नहीं आया करते थे। तो मैं रात को गेम खेल रही थी, ऑलमोस्ट कोई रात को 2 बज रहे थे। मेरी मामी सो जाया करती थी 1-2 बजे तक। तो मामी ना इसको वर्दा को कमरे में लेके गई सुलाने के लिए, और मैं गेम पे लगी हुई थी। तो अचानक से ना 20 से 25 मिनट बाद मेरी मामी जो है मेरे कमरे में आई, तो कहती हैं इधर आओ मेरे साथ। तो मैंने गेम पॉज की और मैं चली गई। मैं जब उनके कमरे में गई तो उनके कमरे में वैसे अंधेरा होता था, लेकिन वर्दा अंधेरे में सोती नहीं थी, तो मामी के रूम का जो लैंप लाइट है वो ऑन रहता था वर्दा के लिए। तो जब मैं कमरे में एंटर हुई तो मैंने एंटर होते ही राइट साइड पे देखा जहाँ पे उनका बेड था। तो आई थॉट कि शायद वर्दा बहुत कोई क्यूट हरकत करी होगी, जिसकी वजह से मामी ने बुलाया, क्या हो देखो मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। तो मैं एंटर हुई तो बेड पे देखा, तो वो बेड पे वर्दा नहीं थी। लेफ़्ट कॉर्नर पे जो कमरे का एक कॉर्नर था, वर्दा कॉर्नर की तरफ मुंह करके ना बैठी हुई है और बस खेल रही है। उसके हाथ में एक उसका टॉय था, सॉफ्ट टॉय था कोई, वो उसके साथ खेल रही है। और जैसे बच्चे उस टाइम पे बात करते ना अपनी ज़बान में, वैसे बात कर रही है। तो मैंने कहा जी मामी क्या हो गया, बैठी हुई है। तो कह रही है इसको मैंने अपने साथ सुलाया और मेरी 2 मिनट आँख लगी है, और जब मैंने उठ के देखा है तो वर्दा बेड से नीचे कॉर्नर में जाके बैठी हुई है। तो मैंने कहा इसमें क्या चीज़ स्ट्रेंज है। तो शी सेड कि ये बेड से कैसे उतरी है, ये बेड से नहीं उतर सकती, ये नीचे जाके बैठी हुई है और ये अंधेरे में ऐसे घूमती फिरती भी नहीं है कमरों में। तो मैंने कहा मामी नॉर्मल चीज़ है, कोई बात नहीं, बच्चा है उसको नींद नहीं आ रही होगी, आपकी आँख लगी तो वो उतर के नीचे चली गई होगी। तो मैंने जाके वर्दा को पीछे से उठाया, जैसे वो बैठी हुई थी उसको उठा के ऐसे अपनी सीने से लगा दिया ना। तो वो तब भी बस अपने टॉय के साथ बात कर रही है, अपने टॉय को आवाज़ें दे रही है, अपने टॉय जो है अपने मुंह में डाल रही है, ये हरकत कर रही है, विच वॉज़ वेरी नॉर्मल। मुझे उसमें ऐसी कोई चीज़ स्ट्रेंज नहीं लगी जिसके ऊपर मैं एक्ट करूँ, बोलूँ कि हाँ मामी का शक सही है कि ये उतर के कैसे गई नीचे। तो शी वॉज़ नॉट स्लीपी एट ऑल। तो मैं उसको उठा के अपने कमरे में ले आई, थोड़ी देर उसके साथ खेलती रही। फिर मामी भी आ गई, मामी बैठी रही जब तक वर्दा को नींद नहीं आई, वो बैठी रही। फिर जब वो सो गई तो मामी उसको उठा के ले गई। अब कुछ दिनों बाद वीकेंड था, जुमरात की रात थी। मेरे जो दूसरे मामू मदीना में रहते थे, उनकी जो फैमिली थी वो किसी शादी पे जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि सारा और मेरी जो मामी जिनके साथ मैं रह रही थी उनको बोला कि इन दोनों को भी बोलते हैं हमारे साथ चलें। मेरी मामी ने कॉल किया तो मैंने कहा हाँ मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ। मामी का पता नहीं है मामी चलती है नहीं। तो मामी से बात की तो मामी ने कहा नहीं वर्दा बहुत तंग करी है आजकल, बहुत रोती है, चिड़चिड़ी हुई हुई है, तो मैं नहीं जा सकती, सारा को तुम लोग ले जाओ। तो मामी ने कहा ठीक है हम लोग आ रहे हैं, हम सारा को पिक कर लेते हैं, फिर हम लोग अगले दिन जो है ना सारा को वापस ड्रॉप कर देंगे। तो ठीक है मैं तैयार होगी, हम लोग निकल गए शादी पे। अब जब शादी ख़त्म हो गई हम लोग शादी के बाद उधर घर चले गए। 3 बज चुके थे रात के। मेरे जो दूसरे मामू हैं हम उनके घर चले गए। तो मुझे अचानक से मेरे नंबर पे कॉल आई मेरी मामी की। मामी की सांस फूली हुई
और वो ना ज़ोर ज़ोर से कह रही हैं कि सारा घर आओ, सारा घर आओ। तो मैंने कहा खैर हो? तो कहती हैं कि कोई ना बाहर का जो मेन डोर है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा है। तो मैंने कहा मामी हो सकता है मामू हो, उनके पास चाबी ना हो, जाके पूछो तो सही है कौन। तो कह रही है मैं सी थ्रू से देख रही हूँ तो कोई बंदा है जो जो हम सी थ्रू की तरफ अपनी बैक करके खड़ा हुआ है, ब्लैक शर्ट है उसने पहनी हुई है, ब्लैक शर्ट, और सर पे ब्लैक कलर की कैप पहनी हुई है। वो हमारी लाइक सी थ्रू की तरफ नहीं देख रहा, उसकी बैक है हमारी तरफ। और मैं उससे पूछ भी रही हूँ तो वो जवाब नहीं दे रहा, लेकिन दरवाज़ा जो है वो कॉन्टीन्यूसली नॉक हो रहा है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक हो रहा है। अब उस टाइम पे मुझे भी आवाज़ आ रही है कॉल पे पीछे से कि वाकई दरवाज़ा नॉक हो रहा है। अब ये था कि एक तो सुनसान इलाका है, ये उधर जो काले रहते हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने जो मेरे साथ मामू बैठे हुए थे, बिकॉज उसी टाइम हम लोग घर पहुंचे थे, सब साथ बैठे हुए थे, तो मैंने मामू को फ़ोन पकड़ा दिया। मैंने कहा मामी को देखिए, मामी रो रही हैं। मेरे मामू ने बात की कि भाभी खैर है हम लोग आते हैं, आप परेशान नहीं हो। तो हम लोग उसी टाइम वहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे हैं। तो वो घर काफ़ी दूर था, 40 मिनट्स की ड्राइव थी, बिकॉज़ वो एरिया से काफ़ी बाहर था। तो मामी बस रोती रही हैं। गाड़ी में बैठी हूँ तो मुझे मामी की दोबारा कॉल आ गई है कि दरवाज़ा अभी भी ज़ोर ज़ोर से नॉक हो रहा है। वरदा डर के रो रही है, मुझे भी डर लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ कॉल पे रहती हूँ, लेकिन आप बस रोए नहीं, आप नॉर्मल हो, आपके साथ बच्ची है, आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करो ताकि बच्ची पैनिक ना हो। तो वो बस आराम से मेरे से बात करती रही, 10-15 मिनट कॉल चलती रही, और मुझे पीछे कॉन्टिन्यूसली वो दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आती रही है। हम लोग बिल्डिंग में नीचे आके रुके, बिल्डिंग में मैं एंटर हुई हूँ, मेरे कान पे फ़ोन है और मुझे अभी भी दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ें आ रही हैं। और मैं फर्स्ट फ्लोर चढ़ी, सेकंड फ्लोर चढ़ी, अपने फ्लोर पे आ गई, और मुझे अभी भी जो लास्ट स्टेयर्स थी ना, जिसके बाद हमारा फ्लोर नज़र आता था, हमारा अपार्टमेंट नज़र आता था, वहाँ तक मुझे पीछे आवाज़ें आ रही हैं कॉल पे कि पीछे दरवाज़ा नॉक हो रहा है, फ़ोन पे आ रही हैं, लेकिन वो इतना ज़ोर से हो रहा है कि अगर वो वाकई बिल्डिंग में हो रहा होता तो पूरी बिल्डिंग में आवाज़ गूंज रही होती। बट बिल्डिंग में कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन मुझे फ़ोन पे आवाज़ आ रही है कि मामी के पीछे से दरवाज़ा नॉक हो रहा है। तो मैं जैसे ही अपने फ्लोर पे पहुंची हूँ, मैंने हाथ रखा है दरवाजे के ऊपर, मामी के घर के दरवाजे के ऊपर, वो आवाज़ बंद हो गई। और मेरे मामू भी पीछे परेशान थे क्योंकि मामू ने भी आवाज़ सुनी थी, वो भी भागते हुए ऊपर आए। तो जब उन्होंने देखा कि दरवाजे पे कोई नहीं है तो वो सीधा छत के ऊपर भाग के गए कि ये हो सकता है कोई छत पे भाग गया हो हमारी आने की आवाज़ सुन के। मामू छत पे भागे तो छत पे भी कोई नहीं है, बिल्कुल खामोशी है, बिल्डिंग लाइक बिल्कुल सुनसान। तो वापस आके मामू ने जो हमारे अपार्टमेंट के सामने वाला जो इजिप्शियन रहता था उसका दरवाज़ा नॉक किया। अब वो भी थोड़ी देर के बाद निकला घर के कपड़ों में, लाइक रात के 3 साढ़े 3 साढ़े 3 से भी ऊपर हो गया था टाइम। तो वो परेशान होकर निकला, कहता है जी खैरियत। तो मामू ने कहा कि कोई हमारे फैमिली का दरवाज़ा नॉक कर रहा था, आपको आवाज़ नहीं आई? कोई देखा आपने किसी को दरवाज़ा निकल के बहुत ऊंचा ऊंचा नॉक कर रहा था? तो उसने कहा नहीं, बिल्डिंग में यहाँ पे तो सिर्फ स्टेयर्स भी आप नीचे उतरते हो या चढ़ते हो तो इतनी सुनसान है कि आवाज़ गूंजती है, तो कोई अगर नॉक करता तो जाहिर सी बात है हमें तो आवाज़ आनी थी। तो उसने बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बिल्डिंग में, हो सकता है आपकी फ़ैमिली की कोई गलत फहमी हुई हो, आपकी फ़ैमिली को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं अंदर गई हूँ तो मामी की सांस फूली हुई और वो रो रो के अपना बुरा हाल किया हुआ, उन्होंने मुझे गले लगा लिया कि अब तुम यहाँ से नहीं जाओगी, तुम्हें कहीं पे भी जाना है तुम मुझे साथ लेके जाओगी या तुम मेरे साथ घर बैठोगी। तो हम लोगों ने पूरी रात उनको जो है ना रिलैक्स करने की कोशिश की। वरदा अलग डरी हुई थी बिकॉज़ वो इतना शोर था दरवाज़ा नॉक होने का, ऊपर से उनकी अम्मा रो रही थी। तो मैंने वर्दा को पकड़ा, अपने साथ कमरे में सुलाया, मामी भी मेरे साथ ही सो गई। फिर उनके शौहर भी आ गए जो छोटे मामू थे, तो मामू को बताया। तो मामू ने मुझे अलग से बुला के बस ये बोला कि ये शुरू से डरती है, ये जो तुम्हारी मामी है ये शुरू से डरती है, तो इसने मुझे भी ऐसे 2-4 दफ़ा पागल बनाया हुआ ना, अलग अलग हरकतें करके, तो इसकी बात को सीरियस मत लेना, ये सिर्फ डरती है। तो मैं उस चीज़ को मान भी लेती, लेकिन जो मैंने आवाज़ें दरवाज़ा नॉक होने की सुनी थी, मैं उस चीज़ को हज़म नहीं कर पा रही थी कि वो आवाज़ तो मैंने ख़ुद सुनी है। अब ऐसा भी नहीं है कि मामी खुद खड़ी होकर दरवाज़ा नॉक कर रही हो और कह रही हो कि देखो दरवाज़ा नॉक हो रहा है। बिल्डिंग में कोई आवाज़ नहीं थी एंटर होते ही, जबकि मुझे फ़ोन पे वो आवाज़ें आ रही थी। फिर उसके बाद कुछ दिन गुजर गए, सुकून हो गया। हम लोगों ने बकाला जाना भी छोड़ दिया बिकॉज़ वो रास्ता काफ़ी सुनसान था, और मुझे भी उसके बाद से
आई बी ऑनेस्ट दर्द थोड़ा बहुत लगना शुरू हो गया था। तो हमें कुछ भी चाहिए होता तो या तो हम लोग मामू के साथ गाड़ी में बैठ के जाते थे या फिर उनको बता देते थे, वो लेते आते थे। तो ये हम लोगों की रूटीन चलना शुरू हो गई। 2-4 दिन गुजरे सुकून से। हम लोग रात को टीवी देख रहे थे। मैं, मामी और वर्दा बैठ के टीवी देख रहे थे। वर्दा अपना खेल रही थी, तो दरवाज़ा बाहर का जो मेन डोर था वो नॉक हुआ। बेल नहीं बजी, नॉक हुआ। तो मैंने बोला मैं देख के आती हूँ कौन है। तो मैं बाहर आई, मैंने पूछा 2-3 दफ़ा। नॉर्मल नॉक था, लाइक 3 दफ़ा नॉक हुआ, 4 दफ़ा किसी ने नॉक किया। वो नॉर्मल नॉक था। तो मैंने पूछा कौन, तो कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैं जाके बैठ गई क्योंकि सी थ्रू से भी कोई नहीं दिख रहा था मुझे। उसके बाद फिर मैं आके बैठी। फिर कुछ मिनट गुजरे, दोबारा से नॉक हुआ। वही सेम वॉल्यूम था, वही सेम ट्यून थी, टक टक टक, और फिर खामोशी। फिर उसके बाद मैं वापस गई। मैं फिर सी थ्रू पे खड़ी होकर मैंने देखा कोई भी नहीं है। मैं 2-3 दफ़ा मैंने ऊंचा पूछा, कोई भी नहीं है, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने उसके बाद जो हम लोगों के अपार्टमेंट की चाबी थी मेन डोर की, मैंने वो चाबी उठा के जो साथ लटकी हुई थी वहाँ से उठा के मैंने दरवाजे के अंदर लगा दी। ये होता है ना कि जब एक साइड से चाबी लगी होती है तो दूसरे साइड से आप चाबी लगा के दरवाज़ा नहीं खोल सकते। तो आई डोंट नो मेरे माइंड में क्या आया उस टाइम, मैंने वो चाबी निकाल के इधर लगा दी कि अगर कोई आएगा भी ना तो वो मामू लोगों में से कोई आएगा तो उसको हमें फ़ोन करना पड़ेगा, कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा, चाबी लगाई हुई है, आके दरवाज़ा खोलो या चाबी निकालो। तो मैंने ये सोच के उसके अंदर चाबी लगा दी कि कोई भी आएगा तो मुझे फ़ोन करेगा। ये नहीं होगा कि मैं दरवाज़ा सुन के दरवाजे की आवाज़ पे मुझे आना पड़े। तो मैं वापस जाके चाबी लगा के बैठ गई कमरे में। 6-7 मिनट गुजरे, हम लोग टीवी देख रहे हैं, फिर दरवाज़ा नॉक हुआ। अब जब मैं दरवाजे के पास गई हूँ तो मैं देख रही हूँ सी थ्रू से कोई भी नहीं है, और मैं वहाँ पे ना खड़ी रही, रुक गई वहीं पे कि अब जब दरवाज़ा नॉक होगा ना तो मैं फटाफट दरवाज़ा खोल के देखूंगी, ऐसी थ्रू से देखूंगी कि कौन है, कौन शरारत कर रहा है, कोई बच्चा तो नहीं है मोहल्ले का। तो मैं वहीं पे खड़ी रही। 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट गुजरा। उसके बाद 2 मिनट के बाद मेरी नज़र जाती है उन चाबियों पे जो मैंने दरवाजे के अंदर लगाई हुई थी। वो चाबियाँ हिल रही थी। जब कोई दरवाज़ा नॉक करता है तो जो चाबी लगी होती है वो हिलती है, राइट, वो मूव करती है। वो चाबी ऐसे लगी भी हिल रही थी जैसे वाकई किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। अब मुझे ये था कि ये ना हो कि मैं जब सी थ्रू देखने गई हूँ तो मेरे कोई कपड़े वपड़े इसको टच हुए हों, ये इस वजह से हिल रही हो। तो मैंने कहा ये भी हो सकता है। तो मैं वापस जाके किचन में से, डाइनिंग एरिया में से मैं एक चेयर उठा के ले आई और मैं बैठ गई दरवाजे के पास। मैंने कहा आज तो मैं इसको देख के रहूँगी कि ये है कौन कौन दरवाजे नॉक कर रहे हैं, बिकॉज सेम दरवाज़ा नॉक होने वाली शरारत उस दिन भी हुई थी। तो मैं चुप करके वहाँ पे बैठ गई। 3 मिनट 4 मिनट बैठी रही, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं वापस चली गई कमरे में। उसके बाद जब दरवाज़ा नॉक हुआ और थोड़ा ऊंचा नॉक हुआ, वो इस तरह नॉक हुआ जैसे कि कोई मुक्के मार रहा हो, ठा 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 इस तरह से करके। और जब वो ठाठा बजी है ना तो वर्दा हमारे साथ बैठी हुई थी, हमारे सामने बैठ के खेल रही थी। तो वो अपनी ना तोतली सी ज़बान में जैसे बच्चे उस टाइम बोलते हैं, वो कह रही है जॉनी। जो मुझे समझ आया, उसने जॉनी बोला। जब वो बोल थोड़ा तोतला रही थी लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कह रही है जॉनी। तो मामी ने कहा ये देखो, ये इसने नया वर्ड सीखा हुआ, जॉनी जॉनी करती रहती है। तो मैंने कहा मामी मैंने तो अब तक किससे नहीं सुना ये वर्ड जॉनी जॉनी। तो कहती है नहीं, रात को सोने जाती है तो दोनी दोनी करती रहती है, ये सोते सोते भी ये यहीं बोल रही होती है, सो जाती है तो खामोश हो जाती है। तो जब अभी हम लोगों का अटेंशन हटा नहीं था वर्दा से कि दोबारा मुक्के से दरवाज़ा नॉक हुआ। अब जब मैं गई वहाँ पे तो दोबारा से चाबियाँ हिल रही हैं और बाहर कोई नहीं है। वहीं पे खड़े खड़े मैंने अपने मामू को कॉल किया। मैंने कहा आप तो कहते हैं कि मामी का वहम है, मामी तो शुरू से ऐसे करती हैं। मैंने कहा तो ये चीज़ें सब क्या हो रही हैं। मैंने कहा माना आप इस घर में इतना रहते नहीं, आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, लेकिन इसका मतलब है ये नहीं है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। मैंने कहा यू नीड टू कम एंड एटलीस्ट कुछ नहीं भी कर पा रहे, आपको अपनी बीवी पे बिलीव नहीं है, मेरे पे बिलीव नहीं है, तो एटलीस्ट किसी को ले आए जो आके देखे इस चीज़ को, पता हो उसको इस चीज़ का इल्म हो, आके देखे, कोई दम दरूद करे। आपके साथ एक बच्ची का साथ है, मैंने कहा, और वो अजीबो गरीब हरकतें करती है, वो कोनों में जाके बैठ के खेलती है। तो आई सेड यू नीड टू कम एंड सी। तो कहते हैं ठीक है मैं 2 दिन बाद आऊँगा, तो मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं।
तो 2-4 दिन आराम से गुजर गए। फिर कुछ टाइम बाद रियाद में मेरे एक कज़न की शादी थी, जिसकी काफ़ी अरमान थे कि हम लोग डांस करेंगे, एक साथ मिल के प्रैक्टिस करेंगे, हम सारी कज़न्स सेम आउटफिट्स बनवाएंगे। बट मैं उस टाइम मदीना में थी, मैं वापस आ नहीं सकी उनकी शादी पे। और तो उस रात में काफ़ी रोई कि ये तो हमारे फेवरेट कज़न की शादी थी, इसके लिए तो हमारे इतने सारे प्लान्स थे। तो आई एम वेरी सैड, यू नो। उस टाइम पे मैंने पता नहीं रात को मुझे क्या हुआ कि मैंने कहा चलो शादी पे जा नहीं सकती तो मैं उठ के ना कोई अच्छे कपड़े पहन के मेकअप करके तैयार होती हूँ, पिक्चर्स ले लूँगी तो मैं इनको भेजूँगी कि मैं भी तैयार हूँ। तो अब मुझे ना पिक्चर्स वगैरह तुम लोग भी टाइम टू टाइम सेंड करना। मैं उठी, मैं कमरे में तैयार होना शुरू हो गई। मेरी मामी आ गई, वर्दा भी जाग रही थी उस टाइम, तो आके वर्दा खेल रही है। अब वो वर्दा जो खेल रही थी वो कुछ पेपर्स थे जो यहाँ पे सुपर मार्केट्स के जो पेपर होते हैं जिनके अंदर उनके आइटम्स एंड उनके प्राइसेस वगैरह होते हैं, वो उनको फाड़ फाड़ के फेंक रही है, उन पेपर्स के साथ खेल रही है। लाइक वो एक बड़ी सी बुक टाइप होते हैं, तो उनके साथ खेल रही है। वो पूरे कमरे में उसने ना फाड़ फाड़ के पेपर फैला दिए। तो पंखा भी ऑफ़ है मेरे कमरे का, एसी भी ऑफ़ है, मैं मेकअप कर रही हूँ आराम से। उसी दौरान मामी उठ के चली गई कि वर्दा को मैं सुलाने की कोशिश करती हूँ, नहीं सोती तो मैं वापस आ जाऊँगी। मैं आईने में लाइक अपने आप को आईने में खड़ी होके देख रही हूँ, तैयार हो रही हूँ, अपने बाल बना रही थी मैं उस टाइम। तो मुझे ना ऐसे कुछ आई डोंट नो हाउ टू से दैट वर्ड, सरसराहट होती है, जैसे हल्का सा कुछ साउंड होता है या आपको ऐसा कुछ फील होता है कि आपके पीछे कोई थोड़ा सा जैसे किसी चीज़ का वजूद गर्म महसूस होता है ना, वैसा कुछ गर्म सा महसूस हुआ, जैसे गर्म हवा गुजरी हो मेरे पीछे से या किसी ने गर्म सांस ली हो मेरे पीछे खड़े हो। इस तरह से ना मुझे हल्का सा कुछ महसूस हुआ है और मैंने फ़ौरन से मुड़ के देखा पीछे, तो कोई भी नहीं है। दरवाज़ा मेरे कमरे का खुला हुआ था पूरा, लेकिन एसी और फ़ैन ऑफ है कि मैं बोलूँ कि कोई पेपर हिला होगा या हवा से उड़ा होगा, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं फिर वापस लग गई अपनी चीज़ों में। उसके बाद मैं पिक्चर्स लेना स्टार्ट हो गई आईने के सामने खड़ी होके, और 2-4 मिनट के बाद फिर से वही सेम पेपर हिलने की आवाज़ आई, मुझे वो सरसराहट सी हुई। मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद मुझे डर लगना शुरू हो गया, क्योंकि उस घर में जो चीज़ें हो रही थी वो कुछ ना भी होता तो भी ऐसे लगता कि हाँ वैसा ही कुछ हो रहा है। एक वहम आ जाता है ना इंसान में, वो वहम मेरे अंदर आके ना बैठ गया था। जो भी चीज़ हो रही होती थी, किचन में ग्लास टूटता, कुछ भी होता, मुझे लगता था कि ये वही चीज़ें कर रही हैं जो हमें तंग कर रही हैं। तो मैं फिर बेड पे जाके आराम से बैठ गई। अब मैं पेपर्स वगैरह को देख रही हूँ और मैं ये सोच रही थी बैठ के कि मुझे ना ये पेपर्स वगैरह सारी जमा करके उठा लेने चाहिए और कचरे में फेंक दूँ, ताकि अगर हवा से कुछ ऐसा मूव हो भी रहा है और मुझे डर लग रहा है तो वो चीज़ ना हो। तो उसके बाद मैं बैठ के यही सोच ही रही थी, मेरी कज़न की कॉल आ गई, जो दुल्हे की बहन थी, उसकी कॉल आ गई। तो मुझे उससे बात करके और रोना आए कि मैं आ नहीं सकी, हम लोगों के कितने प्लान्स थे। तो कहती है अच्छा रो नहीं, तुमने इतना अच्छा मेकअप किया हुआ, इतनी अच्छी तैयार हुई भी हो, तो तुम वीडियो कॉल पे आओ, हम लोग मैं तुम्हें ना अपना दूल्हा भाई दिखाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं वीडियो कॉल पे गई तो कहती है, मतलब मैंने दुल्हा लो देखा, दुल्हन देखी, सारा कुछ देखा। उसके बाद ना कहती है तुम अपना पूरा ड्रेस तो दिखाओ। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है। अब मैं उठ के गई हूँ, अलमारी के ऊपर जो शीशा लगा होता है फुल साइज शीशा, मैं उसके सामने खड़ी होकर उसको बैक कैमरा से अपना ड्रेस दिखा रही हूँ। ये जूते पहने हुए मैंने, ये इयररिंग्स पहने हुए। तो बात करते करते ना पीछे से प्रॉपर एक पेपर उड़ा है, उड़ा मतलब उड़ा, वो उड़ा है और वो मुझे दिखा ऐसे है कि मुझे शीशे में लाइक अपना पीछे का जो अक्स दिखा है ना पीछे, मैंने वहाँ पे पेपर देखा है, अपने आईने से अपने पीछे एक पेपर देखा है जो हवा में उड़ रहा है। और मैंने जैसे उस टाइम वो पेपर देखा और मैंने पीछे मुड़ के देखा ना, वो मेरे सामने पेपर जाके नीचे गिरा। अब अगर हवा हो भी तो मेरे कद जितना तो ऊपर नहीं जा सकता ना पेपर, जितनी भी हवा चल रही हो पंखे एसी से तो नहीं उड़ सकता। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा वो पेपर नीचे गिरा है, मैं बहुत डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई उस टाइम मैं। और मेरा रोना निकल आया। अब मेरी कज़न को ये लग रहा था शायद दुल्हा भाई को देख के रो रही है, यहाँ में हमारे पास नहीं आ पाई इसलिए रो रही है। बस मैंने बैठ के रोना शुरू कर दिया और वीडियो कॉल चल रही है
और मैं रोई रोई रोई, और मेरे रोने की आवाज़ से मेरी मामी उठाई, मेरे मामू उठाए, वर्दा को उठा के वो ले आई। तो उस टाइम जितना वो बच्ची मुझे देख के हंस रही थी ना, वर्दा, जो उसके चेहरे पे शैतानी हंसी थी ना, मुझे वो बच्ची का वो जो फेस एक्सप्रेशन से आज तक नहीं भूले। वो मुझे देख के हंस रही है और दौनी दौनी बोल रही है, फिर वही जॉनी जॉनी के रट्टे लगा रही है। और मामू पूछ रहे हैं क्या हो गया, जाहिद की शादी पे नहीं जा पाई, मैं तुम्हारी सुबह की फ़्लाइट करा देता हूँ, तुम रो तो नहीं पागल। तो मैंने कहा मेरी फ़्लाइट कराएं। मैंने कहा मैं अपने कज़न के लिए रो रही हूँ, मेरी फ़्लाइट कराएं, मुझे जाना है यहाँ से। तो मामी ने भी कहा हाँ ठीक है चली जाना, अब तो तुम्हें इतना टाइम हो गया यहाँ पे, तो तुम चली जाना आराम से, बस तुम रो नहीं। तो कुछ देर बैठे वो लोग मेरे साथ, मैं नॉर्मल हुई। फिर मैंने अपने मामू को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है, मैंने आपको पहले भी कहा है लेकिन आप इस चीज़ को मजाक में ले रहे हो, आपकी बीवी को वहम है, लेकिन मैंने कहा मुझे तो वहम नहीं है ना, मुझे तो आप सीरियस ले सकते हैं ना। तो मैंने कहा इस चीज़ को देखें, इसके ऊपर कुछ करें, आप दम दरूद करवाएं। तो मैंने कहा इस चीज़ को प्लीज़ नॉर्मल ना लें, ये वो मखलूक नहीं है जिनको आप तंग करोगे फिर ये आपको तंग करेगी, ये मखलूक है ही तंग करने वाली। तो अगले ही दिन जो है सुबह शेख साहब आ गए, उनके उसी एरिया में जो मस्जिद थी वहाँ पे वो नमाज़ वगैरह पढ़ाते थे, तो मामू उनको लेके आ गए। तो उन्होंने पूरे घर को आके देखा, उन्होंने कहा हाँ है, लेकिन ऐसी नहीं है कि आप लोगों को कोई नुकसान पहुँचाएगी, मतलब ऐसी कोई मखलूक नहीं है।